अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत के साथ होंगे, आफियत के साथ होंगे। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है 6.10 लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। तो अब आपको यहाँ पर बताएगा कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपको अब वेरिएबल के बारे में कुछ बातें बताएगा। तो वेरिएबल आपको पता है कि एक लोकेशन होती है, मेमोरी लोकेशन होती है जिससे आप कुछ स्टोर कर सकते हैं। A local variable is defined inside a function and it is not accessible outside the function। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि एक फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है और फंक्शन से बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होता। ठीक है, किसी भी फंक्शन में हो सकता है, मेन में हो सकता है या आपने कोई अपना फंक्शन लिखा है उसमें हो सकता है। तो एक लोकल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो कि किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है। वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है या कोई और फंक्शन भी हो सकता है। और वो जो लोकल वेरिएबल है वो खाली उस फंक्शन में एक्सेसिबल होता है, उस फंक्शन से बाहर एक्सेसिबल नहीं होता। उस फंक्शन, ज़ाहिर सी बात है क्योंकि आपने उसको डिक्लेयर ही जो है वो उस फंक्शन के स्कोप में किया है, तो उससे बाहर आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो आपको पता है ना कि हर एक वेरिएबल अपने स्कोप में जो है वो एक्सेसिबल होता है। हमने इस तरह की बात जो है पहले भी पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 2 के एंड पे 3 में, या 2 के 2, हाँ जी 2 के एंड पे हमने पढ़ी थी कि स्कोप क्या होता है। ठीक है, तो वो अब इस स्टेज पे आके आपको वो स्कोप के बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ करेगा, क्योंकि आपने ऐसे स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं कि अब आपको स्कोप जो है वो पता लग जाएगा। तो अ लोकल वेरिएबल इज डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन and it is not accessible outside the function. A global variable is defined outside all the function and is accessible to all function in its scope. तो एक लोकल वेरिएबल एक फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है और वो उसका स्कोप उसकी यानी कि वो वेरिएबल उसी फंक्शन के अंदर अवेलेबल होता है, उससे बाहर अवेलेबल नहीं होता। जबकि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि तमाम फंक्शंस के आउटसाइडिंग के तमाम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है और वो तमाम फंक्शन में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो लोकल वेरिएबल अब आपको जो है ना इस प्रोग्राम से जो है ना वो बताएंगे कि भाई लोकल वेरिएबल क्या होता है और ग्लोबल क्या होता है इससे। तो थोड़ी सी हम ये पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन, तो ये ज़रा आपके लिए हेल्पफुल होगी। वेरिएबल्स डिफाइंड इनसाइड a function are local to that function, they are hidden from the statement in other functions which normally cannot access them। ठीक है, तो इस हम प्रोग्राम को देखते हैं। तो जी इसके अंदर एक ही फंक्शन है और उसका नाम है अनदर फंक्शन, और उसको ना कुछ पास होता है ना कुछ रिटर्न करता है। तो हमने एक वेरिएबल नम डिक्लेयर किया इधर, किस में? मेन में। अब ये मेन के अंदर डिक्लेयर हुआ तो ये कौन सा वेरिएबल है? लोकल के ग्लोबल? ग्लोबल, हाँ जी लोकल वेरिएबल है। हमने पढ़ा था कि लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है। तो नाम क्या है? लोकल वेरिएबल है। और हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया इन मेन नम इज़, नम जो मेन है उसमें नम की वैल्यू क्या है उधर प्रिंट हो जाएगी 1। यहाँ पे हमने एक और फंक्शन कॉल किया अनदर फंक्शन, तो यहाँ से कंट्रोल इधर चला जाएगा। हमने लिखा इंट नम इज इक्वल्स टू 20। अब ये देख रहे हैं आप, ये भी सेम नाम का वेरिएबल है, ये भी सेम नाम का वेरिएबल है, लेकिन ये दोनों, इन दोनों का स्कोप डिफरेंट है। ये लोकल वेरिएबल है मेन में और ये लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन में, अनदर फंक्शन में। ये वाला नाम इस मेन में एक्सेसिबल नहीं है और ये वाला नाम इस इधर एक्सेसिबल नहीं है। तो हमने लिखा इधर, हमने इस यानी कि लिखा है नाम इज इक्वल्स टू 20 और फिर हमने डिस्प्ले कर दिया। तो इधर इधर डिस्प्ले क्या होगा? इन अनदर फंक्शन नम इज़ 20 और आखिर में क्या लिखा है? बैक इन मेन नम इज़ 1। तो आप इसकी आउटपुट देख लें। तो आपको इस फंक्शन यानी कि इस एग्जांपल से बताना क्या चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहे हैं कि ये नाम लोकल वेरिएबल है, ये नाम लोकल वेरिएबल है, लेकिन आपने पढ़ा था ना कि दो वेरिएबल सेम नाम के नहीं हो सकते। तो इस स्टेटमेंट को मैं अब जो है ना थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ। दो वेरिएबल सेम नाम के सेम स्कोप में नहीं हो सकते। दो वेरिएबल सेम नाम के सेम स्कोप में नहीं हो सकते। यहाँ पे आप देख रहे हैं नम है, सेम नाम है ना, यहाँ भी सेम नाम है, तो ये कैसे अलाउ हो गया? इसलिए अलाउ हो गया क्योंकि इस नम का जो स्कोप है वो मेन की बॉडी है। मेन से बाहर ये नम अवेलेबल है ही नहीं है क्योंकि लोकल वेरिएबल है, और ये वाला नम इस अनदर फंक्शन की बॉडी में अवेलेबल है। ये इसका लोकल वेरिएबल है, इससे बाहर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये देखें, ये आपको बता रहा है लोकल वेरिएबल की लाइफ टाइम क्या होती है भाई। अ फंक्शन
functions local variable exist only while function is executing it, this is known as lifetime of a local variable। तो हर local variable मेमोरी में उस वक्त तक मौजूद है जब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट करके टर्मिनेट कर जाता है तो वो नंबर मेमोरी से ख़त्म हो जाता है, वो वेरिएबल मेमोरी से ख़त्म हो जाता है। तमाम लोकल वेरिएबल्स की जो लाइफ टाइम है वो उनकी फ़ंक्शन की एग्जीक्यूशन होती है। जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट होकर ख़त्म हो जाता है तो वो वेरिएबल्स भी ख़त्म हो जाते हैं। इनिशियलाइजिंग लोकल वेरिएबल्स विद पैरामीटर वैल्यूज़, तो ये देखें ना रिज़ल्ट, ये क्या है लोकल वेरिएबल है और ये पैरामीटर्स हैं। तो हम एक लोकल वेरिएबल को पैरामीटर वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे ये इसने करके दिखाया यहाँ पे, ये इसने ये करके दिखाया आपको यहाँ पे। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स, अब वो ग्लोबल वेरिएबल बारे में बताएगा। ग्लोबल वेरिएबल कौन सा होता है? जो कि तमाम फंक्शन से बाहर डिक्लेयर होता है। तो देखिए जी, जैसे ये 6.17 को देखें, इसके अंदर क्या है हमारे पास, इस फंक्शन, इसमें भी वही एक फंक्शन है अनदर फंक्शन के नाम से, और इसको कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा, ये कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा। और ये देख रहे हैं, ये हमने ये लाइन, तो ग्लोबल वेरिएबल कैसा वेरिएबल होता है? जो कि तमाम फंक्शन से बाहर डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये देखें, आपको वेरिएबल डिफाइन करना तो आता ही है, और आपने देखा अब ये नई चीज़, हमने इस नम को कहाँ डिफाइन किया? मेन में नहीं, अनदर फंक्शन में नहीं, बल्कि हमने सबसे बाहर इसको डिफाइन किया इस तरीके से। ठीक है, हर फंक्शन से बाहर। तो अब ये नम जो है मेन में भी एक्सेसिबल है और अनदर फंक्शन में भी एक्सेसिबल होगा। तो बेसिकली जितने भी ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो अमूमन हर C++ के जितने भी ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो शुरू में डिफाइन होते हैं, और उनका स्कोप पूरी सी की फाइल होती है। वो उस सी की फाइल के अंदर जितने भी फंक्शन आपने लिखे हैं वो सारे के उन सारों सब में वो अवेलेबल होता है। तो देखें हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा सी आउट इन मेन नम इज़, क्या डिस्प्ले होगा? 2 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने अनदर फंक्शन कॉल किया, यहाँ हमने लिखा अनदर फंक्शन नम इज़, फिर क्या लिखा आएगा? 2। अब नंबर को मैंने 50 कर दिया इधर आके, और देख रहे ना हमने नाम इधर ना नम हमने हाँ ना हमने नम इधर अनदर फंक्शन में डिक्लेयर किया, ना मेन डिक्लेयर किया, लेकिन फिर भी हम इनकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। नम को हमने 50 किया, बट इट इज़ नाउ चेंज टू 50 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक होगा, ये डिस्प्ले हुआ। उसका फंक्शन टर्मिनेट हुआ, वापस हम मेन में आया तो क्या लिखाएगा? बैक इन मेन द नम इज़ 50। तो ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि तमाम फंक्शन में एक्सेसिबल होता है, यानी कि तमाम फंक्शन उसको शेयर कर रहे होते हैं। उस वेरिएबल को देख रहे हैं ना, नम को शेयर कर रहे हैं। नम की वैल्यू को पहले मेन ने ऐसे डिस्प्ले किया, फिर अनदर फंक्शन ने नम की वैल्यू को जो है वो अपडेट कर दिया, और फिर ये अपडेट जो है वो यहाँ पे भी विजिबल है, मेन में विजिबल है, जबकि लोकल वेरिएबल केस में ऐसा नहीं था। तो फिर सुन लीजिए समरी क्या है। लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो एक फंक्शन के स्कोप में होते हैं, और वो जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है उनका लाइफ टाइम तब तक होता है। जबकि ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं वो आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर होते हैं, और उनको जो है वो उस सी फाइल के अंदर जितने भी फंक्शन है एक्सेस यानी कि उसको एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें बता रहा है। अनलेस यू एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज न्यूमेरिक ग्लोबल वेरिएबल दे आर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू 0। तो तमाम ग्लोबल वेरिएबल्स न्यूमेरिक ग्लोबल वेरिएबल्स तमाम न्यूमेरिक ग्लोबल वेरिएबल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली 0 से इनिशियलाइज हो जाते हैं अगर आप एक ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए कोई इनिशियलाइजिंग वैल्यू नहीं देते। अगर आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए इनिशियलाइज नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से इनिशियलाइज हो जाते हैं, और जितने भी करैक्टर वेरिएबल्स हैं वो नल से इनिशियलाइज हो जाते हैं। 6.18 को देखें, इसमें क्या बात कर रहा है। ये इंट है ग्लोबल नाम, देखा ना आपने, एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको किसी चीज़ से इनिशियलाइज नहीं किया, तो इधर क्या प्रिंट होगा? ग्लोबल नाम इज़ 0। तो बाय डिफ़ॉल्ट तमाम इंटीजर वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज हो जाते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, और करैक्टर नल से हो जाते हैं। तो इसने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं।
Global variables make debugging difficult. Any statement in the program can change the value of a global variable. If you find that the wrong value is being stored in a global variable, you have to track down every statement that accesses to it to determine where the bad value is coming from in the program with thousands of lines of code. This can be difficult. तो कहना ये चाह रहा है ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं उनके साथ डिबगिंग करना ज़रा काम मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल तमाम फंक्शन शेयर कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास कोड जो है वो 1000 लाइन्स का है तो आपके लिए डिबग करना मुश्किल हो जाएगा कि भाई इस ग्लोबल वेरिएबल में वैल्यू गलत क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है। और function that uses global variable are usually dependent on those variables. If you want to use such a function in different program, most likely you will have redesign it so it does not rely on global variable. तो क्या ये रहा है कि फंक्शन डेट यूजेस ग्लोबल वेरिएबल आर यूजुअली डिपेंडेंट ऑन दोज वैल्यू। ऐसे फंक्शन जो कि ग्लोबल वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो अगर ग्लोबल वेरिएबल कुछ चेंज आता है ना तो आपको उन फंक्शन को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स मेक अ प्रोग्राम हार्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल जो है उनसे प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्यों? ए ग्लोबल वेरिएबल कैन बी मॉडिफाइड बाय एनी स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप पूरी फाइल होती है तो कोई भी उसको चेंज कर सकता है। इफ़ यू आर to understand any part of a program that uses global variable, you have to aware you have to be aware of all the other parts of the program that accesses the global variable। तो अगर आपने ऐसे प्रोग्राम के कोड को अंडरस्टैंड करना है जो ग्लोबल वेरिएबल को देख रहा है, डील कर रहा है, तो आपको उन तमाम कोड के पोर्शंस को भी समझना पड़ेगा जहाँ पर ये ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस होता है। तो इसलिए आपको ज़रा ये यानी कि ग्लोबल वेरिएबल जो है वो ज़रा हार्ड बना देते हैं, यानी कि मेक अ प्रोग्राम हार्ड टू अंडरस्टैंड। इसकी वजह से प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना आसान ज़रा हार्ड हो जाता है। लेकिन ग्लोबल कांस्टेंट क्या होंगे, बता सकते हैं कोई? ग्लोबल कांस्टेंट क्या होते हैं? जी हाँ, ग्लोबल कांस्टेंट क्या होंगे? जिस तरह से आप नेम कांस्टेंट डिफाइन करते थे, इस तरह से आप नेम ग्लोबल कांस्टेंट भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इसने इधर किया हुआ। लेट्स ओपन दिस 6.19। दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स ग्रॉस पे। ठीक है, ये ग्रॉस पे कैलकुलेट करता है। तो देखें जी, ये क्या है? ग्लोबल कांस्टेंट। तो ग्लोबल कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर होंगे? जैसे भाई आप लोकल कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं वैसे ही आप ग्लोबल कांस्टेंट डिक्लेयर कर दें, सिंपल इज़ दैट। फ़र्क यह है कि ये ग्लोबल कांस्टेंट तमाम फंक्शन में अवेलेबल होंगे। हमारे पास कितने फंक्शन हैं इस प्रोग्राम में जी? 3 फंक्शन हैं। मेन एक फंक्शन है, इसके अलावा 2 फंक्शन और हैं। गेट बेस पे जो कि आपको यूज़र से बेस पे उसकी लेके देता है, गेट ओवर टाइम पे जो कि यूज़र से आपको ओवर टाइम पे लेके देता है। दोनों को एक डबल पैरामीटर पास होता है और दोनों एक डबल वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो हमने 3 कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किए, पे रेट, बेस पे रेट और ओवर टाइम मल्टीप्लायर। ठीक हो गया? तो सॉरी, पे रेट, बेस और ओवर टाइम मल्टीप्लायर। ठीक है, ये इसमें तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बस ये ग्लोबल कांस्टेंट है। अब आप देखें, हमने यूज़र से पूछा हाउ मैनी आवर्स डिड यू वर्क, आपने कितने घंटे काम किया। तो फिर हमने क्या किया इधर इस 27 लाइन में क्या किया, गेट बेस पे को कॉल किया। तो यहाँ से कंट्रोल कहाँ जंप कर जाएगा? इस फंक्शन में, गेट बेस पे में। गेट बेस पे में हम क्या कर रहे हैं? गेट बेस पे के अंदर, अच्छा, गेट बेस पे को हमने वो ऑर्स पास कर दिए जो कि हमने यूज़र से लिए थे, वो इधर आ गए। हमने इधर बेस पे का वेरिएबल डिक्लेयर किया। अगर ऑर्स जो हैं वो बेस और से बड़े हैं, देखें ना, बेस और जब हमने ग्लोबल कांस्टेंट डिफाइन किया था, इसकी वैल्यू 40। अगर जो यूज़र ने काम किया, एम्प्लॉय ने काम किया, वो 40 घंटों से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे भाई उसकी जो बेस पे है ना वो मल्टीप्लाई कर दो पे रेट से। नहीं तो उसकी बेस पे को नहीं तो बेस पे किसके को लोगी? ऑर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय पे रेट। तो बेसिकली अगर तो उसने 40 घंटे से ज़्यादा काम किया है तो बेस और यानी कि 40 घंटे की पे उसको मिलेगी। 40 घंटे को आप पे रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर उसने ज़्यादा काम किया हुआ है, 40 घंटे ज़्यादा काम किया, तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपकी जो ऑर्स है ना, ऑर्स वर्क जिसने टोटल उसने घंटे काम किया जो इधर आया थी वैल्यू इनपुट हुई थी, उसको आप पे रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है,
और फंक्शन यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ओवर टाइम आपको इधर फंक्शन रिटर्न करेगा और इधर वैल्यू बेस पे के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अगर जो उसने घंटे काम किया वो 40 घंटों से बढ़ गए हैं तो हम उसके ओवर टाइम भी कैलकुलेट करेंगे। तो इधर से ओवर टाइम वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये वाला फंक्शन ओवर टाइम पे रेट। इसको वो ऑर्स पास हुए, हमने देखा कि ऑर्स पे अगर बेस रेट से बढ़ गए हुए हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओवर टाइम हम कैलकुलेट करें। ओवर टाइम क्या होगा, ऑर्स डॉट माइनस बेस और मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम मल्टीप्लायर। बेसिकली कैलकुलेशन हो रही हैं। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि उसने जो घंटे काम किए हैं वो 40 घंटों से ज़्यादा नहीं है, तो हम ओवर टाइम पे को क्या कर देंगे, ज़ीरो से इनिशलाइज कर देंगे और इधर से हम इसको रिटर्न कर देंगे। तो इधर क्या होगा, इधर ओवर टाइम आ जाएगा। तो हम टोटल पे क्या होगी, बेस पे प्लस ओवर टाइम, और हम इसको उस तरह से डिस्प्ले कर देंगे। तो मैं इसको चलाता हूँ और चला के ना इसको समझाता हूँ आपको कि क्या हो रहा है। हम जो है ना वो जी कंट्रोल आया जी यहाँ पर, और उस पर आया कितने घंटे काम किया जी, मैं कहता हूँ 50 घंटे काम किया, एंटर किया मैंने। अब ये 50 जो है वो सबसे पहले इधर पास हुआ, गेट बेस पे रेट, गेट बेस पे, यानी कि आपने बेसिकली ओवर टाइम की टोटल पे क्या होती है, बेस पे भाई उसकी बेस 40 घंटों की पे किया वो प्लस ओवर टाइम जितना काम किया उसकी उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने सबसे पहले ना बेस पे रेट मालूम करने के लिए, क्योंकि हमने टोटल पे किसके इक्वल होगी, बेस पे की ओवर टाइम के इक्वल होगी, तो बेस पे भी तो मालूम करनी है बेस पे कितनी है, और ओवर टाइम भी हमें मालूम करना है। सबसे पहले बेस पे हमने कैलकुलेट किस फंक्शन के थ्रू की, इस फंक्शन के थ्रू की, गेट बेस पे रेट, उसको हमने ऑर्स पास कर दिए, इधर 50 पास होगा। फंक्शन में आ जाते हैं, क्या होगा, बेस पे हमने एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चेक किया ऑर्स वर्क अगर बेस और से बड़े हैं, हाँ जी 50 जो है वो 40 से बड़ा है ना, ये बेस और कितने 40 घंटे होता है ना उमन आम काम आम। तो हाँ जी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो बेस पे किसके होगी 40, बेस ऑर्स कितने हैं 40 ऑर्स हैं, 40 ऑर्स मल्टीप्लाई बाय पे रेट, जो हम पे रेट देते हैं वो कैलकुलेट कर लेगा। तो वो कितना बनेगा जी, वो बन जाएगा जो भी इसकी वैल्यू है 9, इधर बनी हुई है 902, ठीक है। तो ये चीज़ इधर से क्या रिटर्न होगी $902। तो इधर आ गया बेस पे में 902 $902। तो बेस पे हमने कैलकुलेट कर ली, बेस पे क्या होगी, बेस रेट मल्टीप्लाई बाय बेस और 40 को मल्टीप्लाई करते हैं जो उनका रेट है उसके साथ। अच्छा जी अब हम देखेंगे यहाँ पे हम भी और अगर बेस और से बड़े में है तो इसका मतलब उसने कुछ ओवर टाइम पर काम भी किया है। अगर तो उसके और बेस और से बड़े हैं तो हमने ओवर टाइम भी कैलकुलेट करना है। तो अब हम ओवर टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे करेंगे, हमने उसके लिए फंक्शन लिखा हुआ है गेट ओवर टाइम का, उसको हम और पास कर देंगे। तो फंक्शन इधर कॉल हुआ, इधर कंट्रोल आया, इधर 50 पास हुआ था, 50 बेस और से बड़ा है जी, हाँ बड़ा है, तो ओवर टाइम कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा ओवर टाइम, आवर्स वर्क जितने घंटे उसने काम किया है, 50 आवर्स काम किया ना माइनस बेस आवर्स, तो 50 में से 40 माइनस कर दें 10 आ गया, मल्टीप्लाई बाय पे रेट, भाई जो आपने ओवर टाइम काम किया है उसका उसको पे रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको ओवर टाइम मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि हम कहते हैं ना कि भाई अगर आप 40 घंटे काम करोगे तो आपकी सैलरी जो है वो आपको मैं पे करूँगा पर घंटे के हिसाब से $100, और अगर आप ओवर टाइम काम करोगे तो उसमें आपका पर घंटे का जो चार्ज है वो $110 है। तो ये उसी तरह की ही एग्जांपल है। तो खैर इसने इसको इसमें से माइनस किया, 10 आ गया आंसर, और 10 को मल्टीप्लाई किया बेस पे रेट से और ओवर टाइम मल्टीप्लायर से, तो आपको ओवर टाइम कितना बना $338.25। तो अब टोटल कितना होगा, दोनों को ऐड कर लें, बेस पे रेट को और ओवर टाइम को। तो बेस पे रेट को ओवर टाइम को ऐड किया तो आंसर आपके पास आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स विद सेम नेम। तो यहाँ पे आपको बताएगा अगर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स अगर उनके सेम नेम हो तो फिर क्या होता है। 6.20 को हम देखते हैं। इधर इसने ग्लोबल कांस्टेंट डिक्लेयर किया बर्ड्स, इसकी वैल्यू क्या है 500, और यहाँ पे फंक्शन की प्रोटोटाइप है कैलिफोर्निया, ठीक है, और इसको कुछ ना पास होता है कुछ ना रिटर्न करता है। तो हम इस कैलिफोर्निया को देखते हैं। तो यहाँ पे भी इसने क्या किया जी, एक
नेम कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किया है और इसकी वैल्यू क्या है 10,000 और इधर वो डिस्प्ले कर रहा है इन कैलिफोर्निया देयर आर 10,000 बर्ड्स इन मेन द बर्ड्स आर। और मेन फंक्शन में क्या है, मेन फंक्शन में उसकी वैल्यू यानी कि इसने इसने किया क्या है, एक नेम कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किया जो कि ग्लोबल है और एक लोकल फंक्शन डिक्लेयर किया, लोकल कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किया। तो देखें जी इधर क्या डिस्प्ले होगा जी, हाँ जी, जो इसकी वैल्यू है 500 इन मेन देयर आर 500 बर्ड्स और कैलिफोर्निया वाला फंक्शन जब कॉल होगा तो क्या डिस्प्ले होगा 10,000। तो देखें इन मेन देयर आर 500 बर्ड्स और इन कैलिफोर्निया देयर आर 10,000 बर्ड्स। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, क्या सीखा, क्या ये सीखा कि अगर हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल सेम नाम के हों तो ये लोकल वेरिएबल इधर विजिबल होगा, यानी कि फंक्शन इस फंक्शन कैलिफोर्निया के अंदर ये लोकल वेरिएबल विजिबल होगा जबकि ये ग्लोबल वेरिएबल हाइड हो जाएगा। तो अगर ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल सेम नाम के हों तो लोकल वेरिएबल जो है वो विजिबल होता है और ग्लोबल वेरिएबल हिडन हो जाता है उस फंक्शन के अंदर। तो ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आए तो पूछ लीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।